नमस्ते सभी को शुभ प्रभात। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक सत्र के साथ हम इस कोरोना वायरस से छुटकारा पा सकेंगे ताकि हम व्यक्तिगत कक्षाएं आयोजित कर सकें। तब तक मैं प्रत्येक सत्र के लिए एक शैक्षिक वीडियो तैयार करूंगा और इसे कक्षा समूह में आपको भेज दूंगा। हम सादिवेक्स सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन पाठों के लिए एक साथ काम करने जा रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर का उपयोग एक शैक्षिक दृष्टिकोण के साथ सीखेंगे। यह एक शक्तिशाली डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए काम और आपकी कक्षा परियोजनाओं दोनों के लिए बहुत उपयोगी होगा। चिंता मत करो, हमारा प्रशिक्षण बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगा। कृपया सभी सादिवेक्स 2019 या उससे कम संस्करण स्थापित करें, क्योंकि सॉलिडवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यदि आपके पास सॉलिडवर्क्स 2020 है तो कृपया मुझे सॉलिडवर्क्स से एक फाइल भेजें, क्योंकि मैं इसे 2019 के साथ खोल नहीं सकता। इसीलिए हम इससे सहेज नहीं सकते और इसे एक निचले संस्करण में सहेज नहीं सकते। सॉलिडवर्क्स हर साल एक नया संस्करण जारी करता है, इसलिए चूंकि मेरे पास 2019 है, हमें उसी पर टिके रहना होगा। कृपया कोई भी 2020 स्थापित न करे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी सॉफ्टवेयर दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे पास फाइल अनुभाग में नया या खोलने का विकल्प है। हम ओपन में एक पुराना फाइल खोल सकते हैं और न्यू में एक नया फाइल शुरू करते हैं। सॉलिडवर्क्स के 3 मुख्य भाग होते हैं: भाग, असेंबली और ड्राइंग। भाग अनुभाग में हम घटकों का मॉडल बनाते हैं। असेंबली अनुभाग में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम उन्हें असेंबल करते हैं। और ड्राइंग अनुभाग में हम तकनीकी चित्र बनाते हैं। उन्नत सुविधाएं विशेष रूप से जटिल नहीं हैं। एक और समीक्षा यह दिखाएगी। हम भाग से शुरू करते हैं। जब आप पहली बार सॉलिडवर्क्स स्थापित करते हैं और एक नई फाइल खोलना चाहते हैं तो यह आपसे इस प्रारूप में एक प्रश्न पूछेगा। यह पूछता है कि आप किस मानक के साथ काम करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट इंच है, लेकिन हम मिलीमीटर में काम करने की सिफारिश करते हैं। उस बिंदु पर आपको मिलीमीटर का चयन करना चाहिए और मानक को ISO पर सेट करना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी और ने इसे स्थापित किया है तो वे जल्दी से नया दबा सकते हैं और यह देखने के लिए ओके पर क्लिक कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से स्थापित है या नहीं। इसलिए जब भी आप इस तरह का नया फाइल खोलना चाहते हैं तो आप इसे नीचे से बदल सकते हैं। इसे डिफ़ॉल्ट में बदलने के तरीके भी हैं, लेकिन यह थोड़ा जटिल है, इसलिए हम अभी इसके साथ नहीं निपटेंगे। इसे ट्री डायग्राम कहा जाता है और हम सभी कार्य इस प्रारूप में करेंगे। चरण दर चरण। ये चरण यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं और हम हर विशेष महीने में अतीत में वापस जा सकते हैं ताकि अपने फाइलों को संपादित कर सकें। अब आइए इसके साथ परिचित होते हैं। हम इन 2 टूलबार के साथ बहुत काम करेंगे। भविष्य में हम सतह और कुछ अन्य कमांड के साथ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इन 2 के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि आप थोड़े परिचित हो सकें। आइए एक फाइल खोलते हैं, जैसे कि छात्रों के प्रोजेक्ट में से एक। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पानी की कमी है और एक समान प्रोजेक्ट किया गया है। अगर मैं आपको मध्य माउस बटन के साथ दिखाना चाहूं कि जब मैं स्क्रॉल व्हील को दबाता हूं और माउस को हिलाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह घूमता है। जूम इन करने का तरीका भी वही है। जहां भी मैं स्क्रॉल व्हील घुमाता हूं, ये जूम इन करता है। माउस जहां भी ले जाओगे वहां जूम इन होगा। अब आप सामने का दृश्य, साइड व्यू या टॉप व्यू देखना चाह सकते हैं। यह निश्चित रूप से बहुत सटीक नहीं है। हमारे पास कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 हैं जो दृश्य बदलते हैं। एक शॉर्टकट को आसानी से उपयोग में लाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप इस तरह के खाली स्थान पर राइट क्लिक करें और मानक दृश्य चुनें। जब आप ऐसा करते हैं तो ये विकल्प शायद आपके लिए यहाँ या ऊपर दिखाई देंगे। खैर, हमारे पास यहाँ पर्याप्त टूलबार हैं, लेकिन मैं हमेशा इन्हें अपने लिए यहाँ नीचे रखता हूँ। ये क्या करते हैं?
आइए सामने का दृश्य देखें। यह आपको दाएं दृश्य समकोणीय, त्रिकोणीय और द्विआयामी भी दिखाता है। और हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु यह सामान्य दृश्य है जिस पर हम अब ध्यान देंगे। ठीक है, चलो एक वस्तु को खींचना शुरू करते हैं। पहले ध्यान दें, बच्चे मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। पहले स्केच व्यू का चयन करें। उदाहरण के लिए हम यहाँ शीर्ष स्केच व्यू पर क्लिक करते हैं और यह हमें सामने का दृश्य दिखाता है। हम एक सादी रेखा बनाने शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूं, मेरे लिए एक रेखा खींची जाती है। अगर मैं कमांड से बाहर निकलना चाहता हूं, तो मैं डबल क्लिक करता हूं। इसके अलावा हम स्केच का भी उपयोग कर सकते हैं। हम इस क्रिया को खींचना कहते हैं। अभी मैं इस बिंदु को खींच रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं इसे पकड़ रहा हूं। बाएं माउस बटन को दबाकर रखें और माउस को बाएं और दाएं हिलाएं। इस तरह हम इन्हें अच्छी तरह से स्थानांतरित कर सकते हैं। वॉल्यूम बनाने के लिए हमें एक बंद स्केच की आवश्यकता है। देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे इस स्केच के भीतर एक हाइलाइट बनती है जो यह दर्शाती है कि यह बंद है। अब हम इसे वॉल्यूम दे सकते हैं। मैं यहां आता हूं और एक्सट्रूड फीचर पर क्लिक करता हूं। जब मैं एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूं तो यह पूछता है कि आप इसे कितना वॉल्यूम देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं 70 मिलीमीटर। काम हो गया, लेकिन हम थोड़ा और सटीकता से काम करना चाहते हैं। मैं इसे हटा दूंगा। फिर शीर्ष स्केच व्यू में आप रंगों की एक श्रृंखला देखते हैं। ये रंग वास्तव में यह दर्शाते हैं कि यहाँ अंडर डिफाइंड कहा गया है। नीला रंग यह संकेत करता है कि हाँ, जो स्केच आपने बनाया है वह यहाँ है और आप इसमें विशेषताएं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी विशिष्टताएं या घटक पूर्ण नहीं है, इसलिए आपको उन्हें स्मार्ट डायमेंशन के माध्यम से आयामित करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा चयनित प्रत्येक तत्व के लिए इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए यह कहता है कि इसके आयाम लगभग 70 मिलीमीटर हैं। आप अब इसे 80 में बदल सकते हैं। यह बड़ा हो गया, लेकिन यह किसी भी क्षण बदल सकता है। वास्तव में यह प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए यदि मैं चाहता हूं कि इस रेखा की लंबाई निश्चित रूप से 80 हो, तो मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाता हूं, इस रेखा का चयन करता हूं और माउस पर ध्यान देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माउस को एक खाली स्थान पर लाता हूं, एक बार क्लिक करता हूं और 80 टाइप करता हूं। मैं यह कहता हूं कि माउस को एक खाली स्थान पर ले जाकर क्लिक करने का कारण यह है कि उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि इससे इस तक की दूरी है और मैं यहाँ जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में क्लिक करता हूँ, तो यह इसके पीछे किसी अन्य तत्व पर स्नैप हो सकता है, जिससे आपके क्लिक में समस्याएं आ सकती हैं। बेशक यहाँ अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि आप हमेशा एक खाली स्थान पर क्लिक करें। पहले यह काला था। यहाँ एक तत्व था जिसे मैंने हटा दिया। इन्हें संबंध या प्रतिबंध कहा जाता है। यह किस प्रकार का प्रतिबंध था? यह एक क्षैतिज प्रतिबंध था, जिसका अर्थ है कि यह रेखा क्षैतिज होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं इसे चुनता हूं तो आयाम 80 बना रहता है, लेकिन इसका कोण बदल रहा है। इसलिए मैं इसे क्लिक कर सकता हूं और क्षैतिज प्रतिबंध लागू कर सकता हूं, जो निश्चित रूप से इसे मेरे लिए पूरी तरह से क्षैतिज बना देगा। अब आप इसे ऊर्ध्वाधर नहीं बनाना चाह सकते। यदि मैं इसे ऊर्ध्वाधर बनाना चाहता हूं तो मैं उस पर क्लिक करता हूं और ऊर्ध्वाधर प्रतिबंध लागू करता हूं। आप देखते हैं कि रंगीन पिन आइकन यहां दिखाई देता है। जब भी आप इसे ऊर्ध्वाधर नहीं रखना चाहते तो आप उस पर क्लिक करते हैं और डिलीट दबाते हैं, तो आप इसे फिर से किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। खैर, मैं इसे फिर से ऊर्ध्वाधर बना दूंगा। अब आप कह सकते हैं, मैं इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर नहीं बनाना चाहता, मुझे क्या करना चाहिए?
हम स्मार्ट आयाम लेते हैं, पहले इस रेखा पर क्लिक करते हैं और फिर इस रेखा पर क्लिक करते हैं। मेरे लिए एक आयाम प्रकट होता है और मैं एक निश्चित आयाम निर्दिष्ट कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए 120 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री स्वीकार किया गया है और स्मार्ट आयाम गायब हो जाता है। लेकिन यह क्यों है? नीला अभी भी बचा हुआ है, यहाँ तक कि यह बिंदु भी है, क्योंकि हमारे पास इस रेखा के लिए अभी तक कोई मान नहीं है। मैं यहाँ छोटे आयाम को हटा दूंगा और इसके लिए जाऊंगा, उदाहरण के लिए जो भी 35 मिलीमीटर है। इस पर पहले से ही एक क्षैतिज संबंध है, इसे बस आयामित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 65 मिलीमीटर और अंत में यह आकार है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा घटक गायब है। यहाँ ऊंचाई निश्चित रूप से अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी भी 65 होनी चाहिए। मुझे इसे एक कोण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके सभी घटक पूर्ण हैं। यह ज्यामिति का एक नियम है। जब हम इस आकार और इस कोण के साथ ऐसा आकार बनाते हैं, तो मैं इस आकार को एक कोण नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि इससे इस तक का कोण। देखिए, एक पीला त्रुटि संदेश प्रकट होता है, जिसका अर्थ है कि ऐसा आकार बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। तो कृपया इसे और कोई आकार न दें। हम कहते हैं ठीक है और इसे रद्द कर देते हैं। अब अगर हम नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से परिभाषित दिखाता है। हमारे स्केच के सभी घटक वास्तव में पूरे हैं और रंग पूरी तरह से काला है। अब हमें केवल इसे एक एक्सट्रूजन देना है, उदाहरण के लिए 50 मिलीमीटर। अगर हम चाहते हैं कि यह 50 मिलीमीटर नीचे जाए, तो हम रिवर्स डायरेक्शन बटन दबाते हैं। खैर, हमारे पास अभी भी इसके सामने, ऊपर और दाएं दृश्य हैं। हम अभी केवल एक सपाट सतह पर स्केच कर सकते हैं। बाद में मुझे इन सतहों का उपयोग करने की अनुमति है, क्योंकि वे सपाट हैं। उदाहरण के लिए मैं इस सतह का चयन करता हूं, स्केच पर क्लिक करता हूं और फिर मैं नॉर्मल पर क्लिक करता हूं। मैं सामान्य पर क्यों क्लिक करता हूं? इसके लिए मेरे पास एक कारण है। देखो, उदाहरण के लिए मैंने इसे थोड़ा सा कोण दिया और अब मैं एक वृत्त खींचना चाहता हूं। यह वृत्त अंडाकार क्यों हो गया? या अगर मैं इस तरह का एक वर्ग खींचना चाहता था, तो मैं देखता हूं कि यह वास्तव में एक आयत में बदल गया। इस ऑप्टिकल भ्रांति से बचने के लिए चलिए नॉर्मल टूल का उपयोग करते हैं, ताकि हम इस कार्यक्षेत्र को अपने सामने ला सकें, ताकि हम आसानी से स्केच कर सकें। अब मान लेते हैं कि हम ऐसा कुछ खींचना चाहते थे और हमने किया। फिलहाल हम इसे एक विशिष्ट आकार नहीं देंगे। मैं फीचर पर जाता हूं और एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि हम इस सतह पर एक नया स्केच बनाने में सक्षम थे। आपके में से अधिकांश लोग कौन सी और गलती करते हैं? यह है कि जब आप इस पृष्ठ का चयन करते हैं, स्केच पर क्लिक करते हैं और देखने के लिए नॉर्मल पर भी हिट करते हैं, तो आपको लगता है कि आप इस नीले क्षेत्र तक ही सीमित हैं। मैंने हर कक्षा में बच्चों को बताया है कि यह एक अनंत पृष्ठ है जो बाईं, दाईं और नीचे की ओर अनंतता तक फैला हुआ है। इसलिए आप यहाँ एक वृत्त खींच सकते हैं, यहाँ अपने डिजाइन का स्केच बना सकते हैं। कोई बात नहीं, वे सभी एक ही पृष्ठ पर हैं। यहाँ से हम उन्हें आयाम भी दे सकते हैं, जैसे हम पृष्ठ का चयन कर सकते हैं, स्केच बना सकते हैं और वास्तव में इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके विपरीत भी सच है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं इस पृष्ठ का चयन करता हूँ, स्केच पर क्लिक करता हूँ और मैंने पहले से ही सामान्य दृश्य सेट कर लिया है। मैं यहाँ एक वृत्त बनाता हूँ और इसे एक्सट्रूड करने के बजाय मैं एक्सट्रूड कट पर क्लिक करता हूँ। यह क्या करता है? यह मेरे लिए इस ठोस को बनाने के बजाय दूसरे से घटाता है।
आप इसे बूलियन ऑपरेशंस के रूप में बहुत आसानी से जानते हैं। आप इसे इतनी आसानी से कर सकते हैं। आपको वह मात्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले और फिर इसे कम करें। हम इस तापमान पर आ सकते हैं और मैं ऐसा एक त्रिकोण खींच सकता हूं। ध्यान दें कि इस त्रिकोण का यह हिस्सा कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है, यह बस खाली स्थान या हवा है। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूं तो केवल वही विशेष हिस्सा जो शामिल है एक्सट्रूड होगा। इस तरह हम कुछ कम कर सकते हैं। अब चलिए पेड़ के आरेख पर एक नजर डालते हैं। यह दिखाता है कि आपने पहले एक मात्रा को एक्सट्रूड किया, फिर आपने इन भागों को काटा और ये दो बनाए। अब हमारे पास दो एक्सट्रूडेड कट हैं। हाँ, जब भी हम चाहें हम वापस आ सकते हैं। यदि हम इसकी विशेषता बदलना चाहते हैं तो हम इच्छित विकल्प पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट फीचर का चयन करते हैं। इसका मतलब है कि मैंने जो माप दिया था वह गलत था, इसीलिए मैं इसे बढ़ा सकता हूं। या अगर मैं स्केच बदलना चाहता हूं तो मैं दाएं क्लिक करके एडिट स्केच पे क्लिक करता हूं। मैं इसे इस तरह समायोजित करता हूं कि यह मेरे ठीक सामने आ जाए। उदाहरण के लिए 8 के बजाय यह 50 होना चाहिए। आप अपनी प्रक्रिया करते हैं और दिलचस्प बात यह है कि अब मुझे एक त्रुटि मिलती है। यह मुझे याद दिलाता है कि हमने यहाँ एक त्रिकोण खींचा था और अब यह हिस्सा छोटा हो गया है तो यह पीछे हट गया है। त्रिकोण अभी भी अपनी जगह पर है और जगह बना रहा है। आप हवा से या वास्तव में एक निर्वात से कुछ नहीं घटा सकते। इसलिए यदि आप देखते हैं कि इस कमांड में एक त्रुटि आई है तो मैं इसके स्केच या स्वयं पर क्लिक करता हूं। मैं स्केच संपादित करने का चयन करता हूं और कहता हूं हाँ, ये मेरी गलती थी। इसे कम करने के लिए ऐसी दूरी होनी चाहिए थी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे तुरंत परिभाषित करें। अगर मैंने एक निर्देश दिया था, उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि इस बिंदु से उस बिंदु तक या यहां से वहां तक की दूरी सेट करें। चलो इसे करते हैं। मैं स्पार्टन एनिमेशन को हटा देता हूं और कहता हूं कि इसे इस बिंदु से यहां तक 20 होना चाहिए। खैर, ये फिर से वापस चला गया। अगर हम फिर से आयाम बदलते हैं, उदाहरण के लिए 50 के बजाय मैं इसे 30 पर सेट करता हूं। आप देखते हैं कि 20 की दूरी अभी भी बनाए रखी गई है और यह बिल्कुल भी नहीं बदलती जब तक कि हम कोने में इतनी दूर नहीं जाते कि इसे कम करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तो मैं आपसे आपके काम को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कहता हूं। इसका एक कारण यह है, बिल्कुल यह सब अनुभवात्मक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इसे स्वयं समझेंगे। यह मात्रा जो डेटा पर आधारित थी, हम बस इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं। कल्पना करें कि हमारे पास एक जटिल मात्रा है जिसमें एक बहुत लंबा और बड़ा पेड़ आरेख है, और अगर हम अतीत में वापस जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कितनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा और आपका आकार पूरी तरह से टूट जाएगा। तो आपने बच्चों का जिक्र किया जो एक्सट्रूड और फिलेट के साथ क्या किया जा सकता है के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ आप जो पहली चीज करते हैं वह नए अवधि को एक पूर्ण अवधि पर सेट करना है। ऐसा क्यों करें? ताकि आप जहां भी चयन करें ये दिखाए कि ये कितना फिलेट करेगा। आप कोने के आकार को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 मिलीमीटर आप जहां चाहें वहां चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इनका चयन करता हूं और ओके दबाता हूं। कुछ बच्चे फिलेट विकल्प पर फिर से क्लिक करके गलती करते हैं जब उन्होंने इसे 5 मिलीमीटर पर सेट किया होता है और फिर से 5 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर पिछले आदेश में दोनों को 5 मिलीमीटर होना था तो हमारे ट्री डायग्राम में एक नया आदेश क्यों जोड़ा गया?
इस तरह जब भी आपको लगे कि आपने कोई गलती की है तो आपको केवल एक कमांड बदलने की आवश्यकता है। संपादित करने के लिए क्लिक करें और यदि 5 मिलीमीटर गलत था तो इसे 2 मिलीमीटर में बदलें। यदि आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो आप इसे समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में यदि आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो आप इसे समायोजित कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में यदि आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो आप इसे समायोजित कर सकते हैं। 12 मिलीमीटर तक आप 22 देखते हैं, लेकिन यह मुझे अब पूर्वावलोकन नहीं दिखाता और अगर मैं ओके दबाता हूं तो यह ठीक है। हमने ये किसी भी हाल में करने में सफलता पाई और अब हम इसके आकार को बढ़ाने जा रहे हैं। जब हम इसे 32 पर सेट करते हैं तो यह हमें एक त्रुटि देता है जिसमें कहा जाता है कि यह मात्रा बहुत बड़ी हो रही है और गोल हो रही है, जिससे कुछ फीचर्स गायब हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा वॉल्यूम एक त्रुटि का सामना कर रहा है। ये छोटे विकल्पों में से एक को चुनने का सुझाव भी देता है और अपने आकार को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं ठीक है, इसे 10 मिलीमीटर पर सेट करते हैं। इसलिए यदि हम एक छोटा आकार लेना चाहते हैं तो हम एक नया आदेश देंगे। उदाहरण के लिए 5 मिलीमीटर। आप इस फीचर और इस फीचर को यहाँ भी देख सकते हैं। यह पृष्ठ ऐसा है कि आप 2 घंटे तक सब कुछ नहीं चुनते। बस अगर आप केले को एक तरफ हटा दें तो यह गायब हो जाता है। इसे शो सिलेक्शन टूलबार कहा जाता है, जो मुझे लगता है कि सॉलिडवर्क्स 2016 के साथ आया था, या शायद यह पुराना है। मुझे नहीं पता, क्योंकि सॉलिडवर्क्स हर साल एक नया संस्करण जारी करता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह एक सहायक विकल्प है और हमारे आगामी उदाहरणों में आप इसके साथ अधिक परिचित हो जाएंगे। अब इन 3 सरल कमांड्स के साथ हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये 3 कमांड्स वास्तव में हमारी नींव हैं। चलिए एक नई फाइल बनाते हैं। हमने बच्चों को बताया कि इन 3 सरल कमांड्स के साथ वे लगभग कुछ भी बना सकते हैं, शायद समुदाय में 50 से अधिक विभिन्न वस्तुएं। आप अपने मोबाइल फोन से लेकर उसके चार्जर, अपने लैपटॉप, रिमोट कंट्रोल, साधारण कुर्सियां, मेजें और बिस्तर तक सब कुछ बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को इसके साथ पूरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें उदाहरण के रूप में क्या बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक तालिका बनाते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस दृश्य से शुरू करना है। मैं सामने के दृश्य से शुरू करूंगा। चलो सामने का दृश्य चुनते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि हमें इसे चुनना चाहिए। यदि हम इसे नहीं चुनते हैं और एक स्केच बनाने की कोशिश करते हैं तो यह आपको बताएगा कि आपको एक विमान में स्केच बनाना होगा। किस विमान में, किस दृश्य में? यहाँ आपको इसे फिर से चुनना होगा या यहाँ से चुनना होगा, और आपके चयन में गलती करने की संभावना है। तो कृपया हम बस उसी कार्यक्रम का पालन करें और स्केच बनाने के लिए चयन टूलबार का उपयोग करें। मैं एक तालिका बनाना चाहता हूं और मैं दाहिनी ओर के दृश्य से शुरू करूंगा, जो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा कोण है। मैं अपनी खुद की कंप्यूटर टेबल बनाना चाहता हूं, जो एक प्रोफाइल है जिसे मैं अपने सामने देख रहा हूं। यह मेज एक चिकना डिजाइन है जिसमें एक चिकनी सतह है और मैं अपनी ड्राइंग में इसके हर विवरण को कैद करने के लिए उत्साहित हूं। मैं साइड व्यू से शुरू हुआ जहां मैंने ड्रॉ किया, और फिर यहां से एक और प्रोफाइल है जो इसे सपोर्ट करती है। खैर, शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि यह सभी के लिए पर्याप्त है। हालांकि अब एक समस्या है। अगर मैं इसे निर्यात करना चाहूं तो आप देखेंगे कि यह पूर्वावलोकन नहीं देता। यह पूछता है कि क्या आप यह चाहते हैं या वह, और आपको खुद चुनना होता है। माउस के बगल में एक प्रतीक है जिसका नाम मुझे नहीं पता। मैं स्केच खोलता हूं और स्केच में कुछ अतिरिक्त प्रतीक हैं जिन्हें हम देखते हैं। मैं कहता हूं, अगर मैं दोनों चाहता हूं तो यह लाइन यहां अतिरिक्त है
अगर मैं इसे हटाना चाहता हूं तो मैं इसे चुनता हूं और डिलीट दबाता हूं। खैर, ये साइड से सभी लाइनों को हटा देता है, लेकिन हमारे पास एक विकल्प है जिसे ट्रिम कहा जाता है। आइए इसे हमारे अंतिम विकल्प पर सेट करें। आप देखिए, जहां भी इसे लाया जाता है ये पहचान सकता है कि ये दोनों एक निश्चित बिंदु से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसे ला सकता हूं। खैर, हमने ऐसा कुछ बनाया है, लेकिन मुझे इसे आकार भी देना है। बिना आकार दिए यह नहीं किया जा सकता। चलो स्मार्ट एनिमेशन पर चलते हैं और उदाहरण के लिए 220 मापते हैं सब। यह इस बारे में है कि हम स्मार्ट डायमेंशन के साथ कितना काम करते हैं और अपने लिए एक शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। इस विकल्प के बगल में एक तीर के साथ कस्टमाइज नामक एक विकल्प है। मैं कस्टमाइज पर क्लिक करता हूं और कीबोर्ड पर 5वें टैब की खोज करता हूं। क्योंकि सभी सरल कमांड यहाँ हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। मैं स्मार्ट डायमेंशन की खोज करता हूँ। अब क्या ये अच्छा नहीं है? चलो डायमेंशन पर क्लिक करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से एक शॉर्टकट सेट कर दिया है। ये इस तरह दिखता है। मैं डी दबाता हूँ। अगर एक संदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि डी पहले से ही किसी और चीज के लिए असाइन किया गया है, तो बस कहें कि ये ठीक है। मैं इसे इसके लिए भी असाइन करना चाहता हूँ। हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब मेरा बायां हाथ कीबोर्ड पर आता है और मैं यहाँ इसे इच्छित आकार देने के लिए जल्दी से डी दबा सकता हूँ। गति भी थोड़ी बढ़ जाती है। हमने सभी डायमेंशन प्रदान किए हैं और पुली को परिभाषित किया गया है। अब चलिए इसे एक एक्सट्रूजन देते हैं। कितना? उदाहरण के लिए 8। आप पूछ सकते हैं, आपने जो बनाया है वह क्या है? अब वे आपको बताएंगे। मैं इसका टॉप व्यू चुनूंगा और कहूंगा कि मैं एक स्केच लगभग बनाना चाहता हूं, इस मामले में उदाहरण के रूप में। वाह, क्या स्केच है! मैं ऐसा एक टेबल चाहता हूं। वास्तव में यह सतह उस पर है। बिल्कुल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसे पूरी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। मैं इस पूरे वॉल्यूम को दूसरी तरफ दोहराना चाहता हूं। फिलहाल बस ताकि आप देख सकें, हमने इस तरह का एक आयत बनाया है और हम इसे 6 मिलीमीटर की मोटाई के साथ एक्सट्रूजन देंगे। मैं चाहता हूं कि दूसरी तरफ भी ऐसा ही आकार हो, जबकि हमारे पास कॉपी, मिरर और मूव जैसे कमांड हैं। फिलहाल हम यहां शुरू करने के लिए एक अलग कमांड का उपयोग करना चाहते हैं। मुझे कुछ स्केच करना है। मुझे एक पृष्ठ भी चाहिए और अगर मैं इस पृष्ठ का उपयोग करके इसे बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां एक गैप है। मैं बस एक पल के लिए यह बताना चाहता हूं। हम इसके साथ बाद में बहुत काम करेंगे। अगर आपने इसे अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो चिंता न करें। ज्यामिति संदर्भ के फीचर सेक्शन में हम एक नया पृष्ठ बना सकते हैं। यह एक संदर्भ के लिए पूछता है और मैं कहता हूं यह मेरे संदर्भों में से एक है और यह दूसरा है। यह हमारे लिए स्वचालित रूप से केंद्र में आ जाता है। यह इंटरफेस हमें एक नई सतह देता है। तो मैंने यह क्यों बनाया? क्योंकि मैं इस सतह के सापेक्ष इस विशेषता को मिरर करना चाहता हूं। मैं मिरर पर क्लिक करता हूं और यह मुझसे पूछता है कि मैं किस समतल के साथ मिरर करना चाहता हूं। मैं वही समतल कहता हूं जिसे मैंने अभी बनाया है। आप किस विशेषता को मिरर करना चाहते हैं? यहाँ मैंने जो विशेषता बनाई है, या अगर मैं इसे वृक्ष संरचना से चुनना चाहता हूँ, यह एक्सट्रूड नंबर 1 था जो मैंने बनाया। उस पर क्लिक करके मैं आकृति को थोड़ा और परिष्कृत करता हूँ। मैं इस समतल को नहीं हटाऊंगा और इसे थोड़ी देर के लिए छिपाने के लिए दाएं क्लिक करता हूँ। मैं इसे थोड़ा हिलाता हूँ और इसे वक्रित करता हूँ। अब चलो अभ्यास करते हैं। यह सतह जो बीच में आती है,
देखिए यह छोटा क्षेत्र जिसे मैं चुनता हूं, यह मुझे जल्दी से यहां लाता है। ध्यान दें कि बाएं, दाएं और नीचे के अन्य कोने गुलाबी रंग में हाईलाइट किए गए हैं। इसलिए यदि आप इसे चुनते हैं तो मैं इसके आधार पर अन्य पक्षों को खींच सकता हूं। चलिए देखते हैं और कौन से विकल्प हैं। विकल्प कहता है कि मुझे टेबल के चारों ओर नीचे के कोनों को छोड़कर सभी ऊर्ध्वाधर रेखाओं का चयन करना है। इसलिए फिलहाल मैं कोनों का आकार 20 मिलीमीटर करना चाहता हूं। मैं उस सतह का चयन कर सकता हूं जहां मैं चयन बनाना चाहता हूं, और यह वास्तव में मेज के चारों ओर होना चाहिए। कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। मैं इसे 5 मिलीमीटर पर सेट कर दूंगा। यहां तक कि नीचे का भाग भी बनाया जाना चाहिए। मैं इस सतह का चयन करूंगा। मैंने उपकरण सक्रिय कर दिया है। मैं स्केच उपयोग करूंगा। मैं चुपचाप नीचे जाता हूं ताकि यह इसके साथ ठीक से संरेखित हो जाए। मैंने यहाँ एक गोल बनाया। दोस्तों, अगर हमें मिरर करना है तो हमें अब स्केच में सतह की आवश्यकता नहीं है। हमें एक केंद्र रेखा की आवश्यकता है। केंद्र रेखा कहाँ है? मैं यहाँ एक केंद्र रेखा खींचता हूँ और यहाँ एक और केंद्र रेखा। वास्तव में मैंने इस आकृति का मध्य पाया और मैं कहता हूं स्केच को मिरर करें। अंतर पर ध्यान दें। हम वर्तमान में एक 2D वातावरण में हैं। जब आप इन दो निशानों को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्केच वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। इस क्रिया का कारण यह है कि आप यह निर्दिष्ट कर सकें कि आप क्या मिरर करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं इस गोल को मिरर करना चाहता हूं। यह पूछता है, आप किसके सापेक्ष मिरर करना चाहते हैं? मैं यह लाइन कहता हूं। ठीक है, मैं क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं कि वहां एक और गोल बनाया गया है। अगर मैं इस गोल को हिलाता हूं तो आप देख सकते हैं कि दूसरा बिल्कुल इसे मिरर कर रहा है। मैंने इसे अपनी जगह पर लाने के लिए कंट्रोल दबाया। मैं फिर से कहता हूं कि मैं इन दो गोलों को मिरर करना चाहता हूं और इस बार दूसरे से मैंने 4 गोल बनाए। और अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं वास्तव में यहाँ नीचे एक थोड़ा गुस्से वाला अभिव्यक्ति रखना चाहता हूँ ताकि बाद में मैं इस सतह पर वापस आ सकूं, इसे चुन सकूं और कह सकूं कि मैं एक स्केच बनाना चाहता हूँ। आप देखिए, इस बार मैं स्केच खुद नहीं बनाऊंगा। आप इसके बजाय उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सभी सीख रहे हैं, इसलिए ये चीजें मत कीजिए। इस बार शायद बेहतर हो रेखाएं खींचने और उन्हें मिरर करने की चिंता न करने के लिए। आप देखिए, जब मैं माउस को इस गोल पर लाता हूं तो यह मेरे लिए स्वचालित रूप से गोल का केंद्र परिभाषित कर देता है। मैं कई गोल बना सकता हूं। अगर मैं इस वृत्त का केंद्र नहीं खींचता तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं कंट्रोल कुंजी दबाए रखता हूं और कहता हूं इस वृत्त और इस वृत्त को। मैं इन दोनों को एक साथ चुनता हूं। आप पूछते हैं कि कितने विकल्प सामने आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे सहसंबंधित हों? बिल्कुल नहीं। इसे सभी अन्य के साथ संरेखित किया जाना चाहिए और अंतिम एक समान होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उनके आकार मेल खाने चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे समान हों। समवृत्त होना का मतलब है कि उन्हें समवृत्त बनाना। आप देख सकते हैं कि यहाँ संबंध बन गया है। अगर हम यह नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है कि इसे खींचकर यहाँ रखा जाए। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह उनमें से एक को एक स्थायी आकार देगा। उदाहरण के लिए 10 मिलीमीटर का आकार। अब चयन नियंत्रण में मैं वास्तव में सभी को एक साथ चुन रहा हूं। जिसका आकार है वही संदर्भ बनता है। और अब मैं उन सभी पर समान संबंध लागू कर सकता हूं ताकि वे सभी 10 हो जाएं। अब मैं फीचर पर जाता हूं
और कहता हूं कि मैं ऐसा बहुत छोटा आधार चाहता हूं। बिल्कुल, हम यहां केवल योजनाओं का अभ्यास कर रहे हैं। इन्हें अंदर से ड्रिल और थ्रेड करने की आवश्यकता है। हम मिलकर इन पर काम करते रहेंगे। जितना हम इसे देखते हैं उतना ही यह अच्छा लगने लगता है। यह जितना अधिक विस्तृत होता है, हमारा काम उतना ही दिलचस्प होता जाता है। उदाहरण के लिए, मैं वापस आता हूं और इस सतह का चयन करता हूं। फिर मैं यहां इस तरह एक आयत खींचता हूं। आप पूछ सकते हैं कि मैंने इस बार इसे सामान्यीकृत क्यों नहीं किया। खैर, मैंने इस पर इतना काम किया है कि सतह पर रेखाएं अपेक्षाकृत कम हो गई हैं। यह कितनी दूर जाना चाहिए? देखिए, अंधा अवस्था जो भी दूरी हम इसे देते हैं उसे पूरा करेगी। यहां अन्य अवस्थाएं भी हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उनमें से एक के साथ परिचित हों। उदाहरण के लिए, सतह तक। वह कहता है कि उसे बताओ कि किस सतह तक। मैं कहता हूं कि मैं इस सतह तक पहुंचना चाहता हूं। क्योंकि मुझे इसका आकार नहीं पता, मैं कहता हूं कि इस सतह तक। बिल्कुल, जब हम किसी नई चीज से परिचित होना चाहते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप इसे बिल्कुल सही ढंग से फिट करें, क्योंकि यह एक ठोस आकार है। मैंने इसे एक प्रोफाइल नाम दिया है। वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप यहां आते हैं या वहां, क्योंकि ये एक साथ मिल जाएंगे। टिक हमेशा डिफॉल्ट रूप से चालू होता है जब तक कि मैं इसे अनचेक न कर दूं, जिसे मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता। इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए भी सेट किया गया है। हम अपने काम में और अधिक विवरण जोड़ सकते हैं ताकि यह और सुंदर और परिष्कृत हो सके। हमें यह भी सावधान रहना चाहिए कि ये विवरण हमें उस बिंदु पर न ले जाएं जहां आप इसे बहुत न्यूनतम रखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकें। बिल्कुल, बहुत अधिक विवरण जोड़ने से आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। मैं 5 मिलीमीटर का एक उत्तम कट बनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि यह मोटाई को थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। हमारे अनुसार एक लोगो में जितने अधिक विवरण हम उल्लेख करते हैं, उतनी ही अधिक हम मोटाई को परिष्कृत कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से केवल एक अभ्यास था। हमें निश्चित रूप से यहाँ कुछ अन्य संरचनाएं जोड़ने की आवश्यकता है या इसके बारे में सोचना चाहिए, जो कि काफी दिलचस्प है। शायद आपने यह कई ग्राहकों के लिए किया है। वे कह सकते हैं, यह MDF किस तरह का है जो आपने इस मेज पर रखा है? यह बहुत मोटा है। आपने कितना डाला? मैं कहता हूं, मैंने 6 डाले। और मुझे याद है, वे कहते हैं, नहीं, हमें 8 का उपयोग करना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह कोई समस्या नहीं है। मैं इस 6 मिमी मोटाई पर राइट क्लिक करता हूं जो मैंने सेट की थी और इसे 8 में बदल देता हूं। या वे कहते हैं, नहीं, इसे 12 में बदल दो। कोई बात नहीं, हम अपने काम को आसानी से समायोजित कर सकते हैं। अपनी फाइल को सहेजना न भूलें ताकि आप अपनी प्रगति न खोएं। मैं चाहता हूं कि आप एक परीक्षण बनाने का अभ्यास करें। कैसे? एक घन है जिसमें प्रत्येक पक्ष पर एक बीवल है। एक पक्ष पर कांच जैसा फिनिश है। 4, 3, 2, 1। हम बस चाहते हैं कि बच्चे अपने काम में बहुत व्यस्त रहें और यह निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से परिभाषित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिस भी टुकड़े पर वे काम कर रहे हैं उन्हें स्केच बनाना चाहिए। सब कुछ काले रंग में और सभी आयामों को सटीकता से प्रदान किया जाना चाहिए। यह हमारा मुख्य शब्द है। आपने समूह में देखा होगा कि कुछ बच्चों ने अन्य काम किए हैं। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और एक कुर्सी या मेज जैसी कोई चीज बना सकते हैं जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं। आप इन समान उपकरणों के साथ काम कर सकते हैं। मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि एक साधारण कलम या एक साधारण चित्र बनाना भी आसान होना चाहिए। आप शायद इसे किताब के साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई अन्य उपकरण हैं, या यहां तक कि आपका मोबाइल फोन भी। यदि आप कुछ जटिल बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन का भी उपयोग कर सकते हैं। वे बहुत अच्छे उपकरण हैं दूसरे सत्र तक, और मैं आपको जल्द ही वीडियो भेजूंगा।